Okay, hello all of you. Welcome to the class. All good? So as you can see students, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द इकोलॉजी। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मतलब होता है मेरी क्लास में कि हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो कम ऑन, विल स्टार्ट विद द क्लास। जल्दी से सभी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, सो दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ द क्लास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ रीसेंट क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, इन अ क्लासिकल मेटापॉपुलेशन मॉडल एज आर्टिकुलेटेड बाय रिचर्ड लेवेंस, the metapopulation is considered to be a collection of subpopulation occupying different patches. Which one of the following conditions should be met for a population to be considered as metapopulation? यानी metapopulation के ऊपर क्वेश्चन आया है। आई थिंक सभी को पता है कि मेटापॉपुलेशन क्या है। एक तरह से छोटे छोटे पॉपुलेशंस का जब हम एक साथ में लेते हैं तो वी कैन से इट इज फॉर्मिंग अ मेटा पॉपुलेशन, है ना। रिचार्ड लेविन्स ने नियरली 1970 में ये टर्म हमको दिया था, जो कि छोटे छोटे पॉपुलेशंस को एक साथ यदि आप ले लोगे, सो दैट इज, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस, राइट। दैट इज नथिंग बट व्हाट, उसी को बोला गया है कि दैट इज नथिंग बट मेटा पॉपुलेशन, इजंट इट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मेटा पॉपुलेशन क्यों बनता है, या फिर छोटे छोटे फ्रैगमेंट में पॉपुलेशन क्यों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यस, हैबिटेट्स, जहाँ जहाँ एडवांटेज हो रहा है, जहाँ पर अच्छी सोर्सेज आ रहे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन जाकर जमा हो जा रही है, isn't it? They are using that particular habitat, particular area। इस तरह से हम बोलेंगे कि फ्रैगमेंटेड, अलग अलग पार्ट में चले जा रहा है, और इन सभी को जब हम एक साथ में ले लेंगे तो हम इसको मेटा पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है मेटा पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स, की मेटा पॉपुलेशन को यदि हम कंसिडर करते हैं, देखो पहले हम लोग एक बार ये कंसेप्ट पढ़ ले रहे हैं, फिर वापस से क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। मेटा पॉपुलेशन को यदि हम बात करते हैं तो इसका एक मेन पॉइंट आ जाता है, यस, मेन थिंग है कि इट इज शोइंग बैलेंस बिटवीन व्हाट, एक्सटिंक्शन और कोलोनाइजेशन, ठीक है। यानी जब हैबिटेट आ रहा है, यदि कोई भी पॉपुलेशन बन रहा है, तो उसमें कितना कोलोनाइजेशन हो रहा है, रिकोलोनाइजेशन जिसको बोलेंगे, वापस से वहां पर कुछ एंट्री हो रही है, साथ साथ में एक्सटिंक्शन भी कितना हो रहा है उसका बैलेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। रिकोलोनाइजेशन कहाँ पर, रिकोलोनाइजेशन यदि मैं बात कर रही हूँ तो जो भी खाली हैबिटेट है, एम्प्टी हैबिटेट है, वहां पर नया कोई आ रहा है, दैट विल बी द रिकोलोनाइजेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। यानी एक दो पैचेस है, राइट, दो एक जगह पॉपुलेशन है, वहां पर पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो गया है, तो वहां से कुछ लोग निकल के कहाँ पर आ रहे हैं, कोई अनऑक्यूपाइड स्पेस, कोई नई स्पेस जहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, यस, वहां पर दे आर कमिंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू पॉपुलेशन है, तो उसको हम लोग वहां पर रीलोकलाइजेशन बोलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। अब ये जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट पैच पे जाना, इट विल बी अगेन रिलेटेड, हम बोल सकते हैं कि ठीक है, जो भी स्पेशल अरेंजमेंट होगा उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वो रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब जो कोलोनाइजेशन का रेट होगा, यानी लोग जहां पर आ रहे हैं वो हैबिटेट में, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है, या फिर हम कहेंगे कि वो कोलोनाइजेशन का रेट कम होते जाएगा जैसे जैसे आइसोलेशन बढ़ेगा। आइसोलेशन बढ़ेगा यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना दूर दूर रहेंगे दूसरे पैचेस, तो कोलोनाइजेशन का रेट क्या होगा, कम होगा। पास में रहेगा तो इजीली कोलोनाइजेशन होगा, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे द पॉपुलेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सिमिलरली एक्सटिंक्शन कब ज्यादा होगा, जब हमारे वो हैबिटेट का जो साइज होगा वो कम होगा, isn't it? जगह कम होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा, कंपटीशन कभी भी बढ़ती है
है ना। हम आइलैंड बायोजियोग्राफी में भी हमने देखा है डिस्टेंस और साइज पे डिपेंड करता है, तो सेम थिंग पे यहाँ पर बात हो रही है। तो मेटा पॉपुलेशन के बारे में भी जब हम बात करें तो कोलोनाइजेशन और एक्सटिंक्शन को आपको इसी बेसिस पे यहाँ पर भी काउंट करना है, समझना है। आई थिंक दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो, जो अभी हमने कहा कि एक्सटिंक्शन और रिकोलोनाइजेशन के बीच में होता है, तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी माइनस ई। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या है स्टूडेंट्स? It is the change in the fraction of habitat patches occupied by local population through time। यानी population per time में जो change आ रहा है वहाँ के particular population with respect to time, उसको यदि मुझे calculate करना है तो मुझे C minus C, C is nothing but your colonization का rate और E means extinction का rate, उनका difference आप देखोगे तो you will see the change in the population through the time। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, इसके बेसिस पे आपको कभी न्यूमेरिकल कुछ आ सकता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चार मेन कंडीशन जो हमको रिलेटेड टू मेटा पॉपुलेशन ध्यान में रखनी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए स्लाइड में आपको लिख कर ही बताया है। जस्ट मिनट, यस एक मिनट। The suitable habitat occurs in discrete patches that may be occupied by local breeding population, एक ये रहेगा। दूसरा, even the largest population have a substantial risk of extinction, बड़े से बड़ा population extinct हो सकता है। Habitat patches must not be too isolated, बहुत दूर दूर नहीं होने चाहिए, राइट क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिकोलोनाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। And the dynamics of the local population are not synchronized, लोकल पॉपुलेशन के डायनामिक्स सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये चार मेन कंडीशंस हम बात करते हैं, I'm talking about the मेटा पॉपुलेशन। तो अब चलते हैं, जो क्वेश्चन दिया था मेटा पॉपुलेशन के ऊपर कुछ आपको स्टेटमेंट्स है, हमको बताना है कौन सा कंडीशन सही बैठेगा, राइट। तो यहाँ पर पहला क्या दिया है, the individual subpopulation should have realistic chances of extinction and recolonization। Can we say that this is correct? या फिर the dynamics of subpopulation should be dependent on each other। Can we say that वो हमेशा डिपेंडेंट ही होने चाहिए? या फिर रिकोलोनाइजेशन ऑफ अ पैच आफ्टर एक्सटिंक्शन शुड बी मेनली थ्रू डिस्पर्सल फ्रॉम द मेनलैंड पैच। और फोर्थ दिया है पॉपुलेशन डायनामिक्स इन वेरियस पैचेस शुड बी सिंक्रोनस। आई थिंक ये तो हमने लास्ट स्टेटमेंट में देखा, जो चार पॉइंट है कि इट इज नॉट सिंक्रोनस, तो फोर्थ वाले को तो आप क्रॉस कर सकते हो, ए सिंक्रोनस है, इजंट इट। तीसरे में बोला है रिकोलोनाइजेशन ऑफ अ पैच आफ्टर एक्सटेंशन शुड बी मेनली थ्रू डिस्पर्सल फ्रॉम द मेनलैंड पैच। देखो स्टूडेंट्स, जो एग्जैक्टली जो मेन मेटा पॉपुलेशन वाला थियरी होता है, जिसको हम क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं, ये मॉडल नहीं बोलता है, यस इट विल नॉट रिक्वायर कि भाई जो मेनलैंड पैच होता है, यस वहां पर रिकोलोनाइजेशन होगा फ्रॉम एनी पैच। ये जो बोला है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन अ क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल। वेरिएंट वाला जो आता है वहां पर दिस वुड बी देयर, बट नॉर्मल जो मेटा पॉपुलेशन वाला मॉडल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने क्वेश्चन में आपको क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल बोला है, वहां पर दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू। इसमें जो वेरिएशन का पार्ट बाद में आता है, वहां पर द स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ठीक है, सेकेंड में बोला है डायनामिक्स ऑफ सब पॉपुलेशन शुड बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो सब पॉपुलेशन यानी छोटे छोटे पॉपुलेशन ये कनेक्टेड है, यस दे आर अगेन कनेक्टेड, और वो कनेक्शन हो सकता है थ्रू द डिस्पर्सल, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो पॉसिबल, isn't it? But it is not entirely dependent, पूरी तरह से सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं हो गए। सो दैट्स व्हाई दिस सेकंड विल आल्सो बी नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल सब पॉपुलेशन है वहां पर क्या चांसेस होने चाहिए, रियलिस्टिक चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन एज वेल एज रीलोकलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों चीज ही एक तरह का बैलेंस, जो दोनों का बैलेंस है वही एक मेन एलिमेंट या फिर की एलिमेंट हम बोल सकते हैं। इसके बिना हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो
बराबर अलाइन नहीं होगा, इट विल नॉट गेट इट इनटू एज अ मेटा पॉपुलेशन, यदि मेरे को कंसिडर करना है तो। सो दिस इज अ की एलिमेंट जो यहाँ पर जो दिया है, ठीक है। सो फॉर दिस द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी आप लोग ध्यान रखना, दिस कुड बी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ये चारों पॉइंट्स जो मैंने आपको बता लिखा है वो भी एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question as students, in a study on honeybee foraging, researchers investigated how dopamine release in mushroom bodies affects the bee's ability to learn floral odors associated with a nectar reward. Which of the Tinbergen's four questions does this study primarily address? क्या बात हो रही है? Tinbergen's के 4 क्वेश्चंस, कौन से थे ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स? और क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो वो 4 क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया, आप समझे तो क्या बोला है। बी फोरेजिंग की बात कर रहा है, वहां पर डोपामाइन रिलीज हो रहा है कहाँ पर, मशरूम बॉडीज। यस, इंसेक्ट्स की मशरूम बॉडी बोला है ना, दैट इज नथिंग बट द इम्पोर्टेंट ब्रेन रीजन है ना, दिमाग का जो मेन रीजन, ब्रेन रीजन होता है, दैट इज नथिंग बट द मशरूम बॉडीज, इजंट इट। तो डोपामाइन रिलीज जो हो रहा है मशरूम बॉडीज में, वो अफेक्ट कर रहा है बी की एबिलिटी, क्या, जिससे वो फ्लोरल ओडर्स को क्या कर रही है, लर्न कर रही है। यस, विच इज एसोसिएटेड विद द नेक्टर रेवॉर्ड। ये ना कुछ तो भी यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है डोपामाइन, इन एक तरह से केमिकल है, ब्रेन से हो रहा है, अगेन ब्रेन में हो रहा है, तो आई कैन से दैट इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोकेमिकल, ये इस तरह से बात हो रही है यहाँ पर, इजंट इट। तो इतना तो समझ में आया क्वेश्चन को देख के, और फिर उसको रिलेट कर रहे हैं हम लोग कि टिनवर्जन के जो 4 क्वेश्चन है, तो ये जो पार्ट हमको दिया है वो किस में सूट होता है। पहला है, व्हाट इज द इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ ओडर बेस्ड लर्निंग इन हाइमेप्टेरन्स, या फिर हाउ डज फ्लोरल ओडर लर्निंग इंप्रूव द फोरेजिंग एफिशिएंसी एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तीसरा है, व्हाट मैकेनिज्म अंडरलाइंस एसोसिएशन बिटवीन फ्लोरल ओडर एंड रिवार्ड इन द बीस। चौथा है, हाउ डज द फ्लोरल ओडर लर्निंग चेंज ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ अ हनी बी। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि टिनबर्जेंस का जो क्वेश्चंस है वो 4 क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चंस हमको हेल्प करते हैं टू नो द एनिमल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर हमको 2 प्रॉक्सिमेट क्वेश्चन और 2 अल्टीमेट क्वेश्चन, इस तरह से हमको क्वेश्चंस बताए गए। प्रॉक्सिमेट क्वेश्चन जनरली हाउ वाला बताता है कि कैसे, और अल्टीमेट दैट मीन्स व्हाई, ठीक है। इस तरह से कैटेगरी में वो डिवाइड होते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, जो हम लोग प्रॉक्सिमेट कॉजेशन बोलेंगे ना, जो हाउ वाला बात करेगा, राइट, जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा। तो पहला उसमें आता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट या फिर ऑन्टोजेनी, यानी उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा। यस, किस तरह से वो लर्न करेगा, किस तरह से वो सीखेगा, या फिर ओवरऑल अपने आप को ढालेगा अगेन ओवर द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। डेवलपमेंट नॉर्मली किस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा हम बोला है मैकेनिज्म, दैट इज कॉजेशन। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोला है ना, इंटरनल आउटरनल जो स्ट्रक्चर होता है या स्टिमुलस होगा, और साथ साथ में केमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बोला है। तो इसमें देखो इंटरनल स्टिमुलाई हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होगा। यस, ये हमको देखना है कि वो किस तरह से वो बिहेवियर को चेंज करते हैं या फिर वो बिहेवियर बताते हैं, दैट इज द सेकेंड वन। अल्टीमेट कॉजेशन, दैट इज वाई कैटेगरीज वाला जो होता है, दैट इज अगेन किस पे रिगार्ड कर रहा है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे नहीं रहेगा, इट इज रिगार्डिंग द स्पीशीज लेवल, ठीक है। वो आ जाता है इवोल्यूशन वहां पे ना, फाइलोजेनी, कि कहां से ये चीज इवॉल्व हुई है, राइट, रिलेटेड टू इट्स एंसेस्टर। एंड देन दैट इज अ फंक्शन, कि सर्वाइवल फंक्शन क्या रहेगा वो बिहेवियर का, गॉट इट। रिप्रोडक्टिव एडवांटेज क्या रहेगा, व्हाट वुड बी दैट, इट इज अगेटिंग, जिसको हम लोग अडेप्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरह के 4 क्वेश्चंस यदि हम बात करें, दैट इज योर टिनबर्जेंस क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, हनी बी की बात कर रही है, ये जो कि रिलीज कर रहा है एक न्यूरोकेमिकल सब्सटेंस, इन्हें डोपामाइन, कहाँ से, ब्रेन पे, और वो क्या करवा रहा है,
वो बी का जो ओडर एबिलिटी रहेगी, फ्लोरल ओडर्स को लर्न करने की जो एबिलिटी रहेंगी, इट इज एसोसिएटेड देयर विद द नेक्टर रिवार्ड। तो ये क्या चीज बता रहा है? गॉट इट? तो अभी पहला में क्या बोला है, व्हाट इज द इवोल्यूशनरी ओरिजिन, इट इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। तो क्या हम इसको, यदि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यूरोकेमिकल स्टडी या फिर डोपामाइन जो रिलीज हो रहा है और वो आपको ऑर्डर लर्न करवा रहा है, यस, तो इज इट रिलेटेड टू द इवोल्यूशन? नहीं, ये इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट बता रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया इट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग रिलेटेड टू द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन पे हम इसको नहीं ले सकते। दूसरा है, हाउ डज द फ्लोरल ऑर्डर लर्निंग इंप्रूव द फोरेजिंग एफिशिएंसी एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस? अगेन ये आ गया रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी लास्ट वाला फंक्शन जो बता रहा है या अडेप्टिव वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से फंक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये बेटा एक तरह से मैं कहूंगी कि मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म है ना कि द केमिकल इज रिलीज्ड देयर इन द ब्रेन, और वो क्या कर रहा है, वो अफेक्ट बता रहा है अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म शो कर रहा है जो हमको क्वेश्चन में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बोला है, व्हाट मैकेनिज्म अंडरलाइंस द एसोसिएशन बिटवीन फ्लोरल ऑर्डर एंड रिवार्ड? इन दोनों को यदि एसोसिएट कर रहा है तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है? डोपामाइन रिलीज जो हो रहा है इन द मशरूम बॉडी। सो दिस कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चौथा एक बार देख लेते हैं, हाउ डज द फ्लोरल ऑर्डर लर्निंग चेंज ओवर अ लाइफ स्पैन? अगेन ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यस, ऑन्टोजेनी की बात कर रहा है, ना कि मैकेनिज्म की। इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है सभी को, राइट? इसके रिलेटेड यदि वापस से क्वेश्चन आता है कुछ, तो यू कैन गिव द करेक्ट आंसर ना, ठीक है? चलो अब चलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओके, सिंपल है, पार्ट बी वाला लग रहा है। For a given organism, which one of these life history attributes is associated with the broadest range of environmental tolerance? ब्रॉडेस्ट रेंज, सबसे ज्यादा रेंज यानी एनवायरनमेंट को टॉलरेंस करने का, इसमें से कौन से एट्रीब्यूट्स को हम बोल सकते हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और फेकंडिटी। सिंपल है, डायरेक्ट है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज नथिंग बट द सर्वाइवल, है ना? क्योंकि एनवायरमेंटल टॉलरेंस बोला है यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्षमता कि वो सरवाइव कर सके, राइट, और काम कर सके, फंक्शन कर सके एट द ब्रॉड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना? बहुत ज्यादा चेंज इन द टेम्परेचर हो रहा, बहुत ज्यादा चेंज इन द पीएच हो रहा है, यस, ऐसे से ऐसे उसमें भी जब ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, अपना काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे कि दैट इज नथिंग बट द टॉलरेंस लिमिट, एनवायरमेंटल टॉलरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ब्रॉडेस्ट रेंज बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा, isn't it? यानी वहां पर वो सरवाइव करेगा, वो डेथ नहीं होगा, वो जी लेगा वहां पर, ठीक है? तो बेटा देखो, सर्वाइवल ही होना चाहिए, isn't it? दूसरे क्यों नहीं होने चाहिए? एक बार हम ये देख लेते, ग्रोथ की यदि मैं बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल करना है तो अगेन वी कैन से ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। ग्रोथ बोला है ना, ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ना, मास बढ़ना, है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, तो डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगा, सर्वाइवल होगा, लेकिन ग्रोथ होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन की भी जरूरत होती है। हर कंडीशन में यू कैन नॉट से द ग्रोथ इज पॉसिबल। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है, isn't it? हमको ब्रॉडेस्ट रेंज बताना है एनवायरमेंटल टॉलरेंस का, तो ग्रोथ आपका रॉन्ग हो गया। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेम थिंग हम बोलेंगे, राइट? रिप्रोडक्शन सक्सेस भी कब ज्यादा होता है? रिसोर्सेज जब ज्यादा अच्छे से रहे, ऑप्टिमल रहे, isn't it? एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी रही तभी, बट यहाँ पर टॉलरेंस की बात कर रहा है, अगेन दिस इज नॉट देयर। फेकेंडिटी यानी नंबर ऑफ, यानी ज्यादा से ज्यादा किसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है, isn't it? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस करना, दैट इज द फेकेंडिटी। ये भी कब होगा स्टूडेंट्स?
ये तो जनरली हम बोलेंगे जब सबसे अच्छा फेवरेबल कंडीशन रहेगा, एट दैट टाइम ओनली द फेकेंडिटी कुड बी देयर। तो ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टर्म है, थोड़ा भी स्ट्रेस वाला कंडीशन आ जाएगा तो यहाँ पर अफेक्ट होगा, इजंट इट? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यदि आप लोगों ने, हमने ये भी पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर शेफोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है, ये क्या बोलता है कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म मैनेज कर सकता है अपना सर्वाइवल, राइट? कब हार्श कंडीशन है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, राइट? तो द ऑर्गेनिज्म कैन मैनेज दैट। कैसे? वो क्या करेगा? ग्रोथ को रोक देगा, रिप्रोडक्शन को रोक देगा शायद से, एंड इन दैट वे इट कैन, इट विल सर्वाइव। बट दूसरी सारी चीजें नहीं हो सकती है इफ आई एम टेकिंग इजीली। तो ब्रॉडेस्ट रेंज जब बोला है तो योर आंसर शुड बी सर्वाइवल ओनली। द नेक्स्ट वन, which one of the following habitats harbors the critically endangered great Indian bustard? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टूडेंट, इसका एक दिया आपको पता है, पहले तो हमको ये याद रहना चाहिए, और ये ऐसा बहुत ये कॉमन नाम दिया है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं दे सकते थे आंसर, थोड़ा भी यदि हमने पढ़ा है स्पीशीज के रिलेटेड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो इफ यू। कुछ जो हमें हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ 5-7 बर्ड्स है, 5-7 एनिमल्स है, यस, इस तरह से स्पीशीज जो हमेशा पूछी जाती है उसको एक बार पढ़ लो, तो वहीं से जनरली रिपीट होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, आई से डेफिनेटली। तो यहाँ पर यदि मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसको क्या चाहिए? इसको एरिड या फिर सेमी एरिड कंडीशन चाहिए, ठीक है? ओपन ग्रासलैंड, खुला खुला ग्रासलैंड रहा, राइट, बहुत ज्यादा बड़े बड़े झाड़ ना रहा, ऊपर से भी ओपन रहा, बिकॉज उसको, उससे क्या होता, प्रे को कैच करने में उसको आसानी पड़ती है, राइट? तो ये ऐसी सारी कंडीशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चाहिए। ऑप्शन में हमको दिया है साल फॉरेस्ट, और 3 ग्रासलैंड दिए, देखो, डेजर्ट ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान, शोला ग्रासलैंड ऑफ सदर्न इंडिया, और टेराई ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। मैंने क्या कहा, कौन सा कंडीशन चाहिए? एरिड, सेमी एरिड कंडीशन चाहिए उसको, राइट? तो यहाँ पर यदि मैं साल फॉरेस्ट की बात करूँ तो साल फॉरेस्ट स्टूडेंट्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट फॉरेस्ट है, राइट, डेंस फॉरेस्ट है, ये देखो, ये डेंस है, मॉइस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। तो यहाँ पर तो वी कैन नॉट से कि ये कंडीशन ये हार्बर करेगा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्योंकि इसको बहुत खुली जगह चाहिए, जो डेंस ना हो, ओपन होना चाहिए, ताकि वो उसको इजीली वो प्रिडेट कर सके, इजंट इट? तो यहाँ पर तो वो नहीं सरवाइव करेगा। अब 3 ग्रासलैंड दिए है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग टेराई ग्रासलैंड। कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न बोल दिया, दैट मीन्स अगेन ठंडी वाली जगह रहेगी। यहाँ पे भी क्लाइमेट कैसा रहता है? मॉइस्ट रहता है स्टूडेंट्स, और ह्यूमिड भी रहता है। तो अगेन दिस इज नॉट suitable फॉर दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सदर्न इंडिया यदि मैं बात करूं तो सदर्न इंडिया में क्या होता है? ये हाई एल्टीट्यूडिनल है, यहाँ पर भी ह्यूमिड है कंडीशन, वेस्टर्न घाट, isn't it? So this is also not possible। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका डेजर्ट ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान, क्योंकि डेजर्ट ग्रासलैंड जो है राजस्थान का, यहाँ पर कंडीशन आपको एरिड, सेमी एरिड कंडीशन मिलेगी। लो स्क्रब वेजिटेशन रहेगा, यानी छोटा छोटा वुडी श्रब्स जहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। फोरेज करने का फोरेजिंग ग्राउंड इज ऑल्सो देयर, नेस्टिंग साइट्स भी रहती है ताकि सरवाइव कर सके। सो दिस इज एन एग्जैक्ट कंडीशन फॉर दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको कहाँ पर ये मिलेगा? डेजर्ट ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि आपने ये पढ़ा हुआ है then only you can give the answer। ऐसे सब क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़े तो डोंट टेक चांसेस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एज पर 2020 FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट द क्लाइमेटिक डोमेन्स रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
based on their proportion and distribution of global forest area. अगेन मैं कहूंगी डायरेक्ट है, इसका यदि आपको लिखना है तो ट्रॉपिकल स्टूडेंट्स, राइट, बोरियल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कहाँ पे दिया है, और आपको कौन सी उसमें लगाना है, डिसेंडिंग, राइट। तो ट्रॉपिकल का आप यदि देखोगे तो 45% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट यदि हम बात करें, यानी लार्जेस्ट शेयर जो फॉरेस्ट एरिया का सबसे ज्यादा शेयर हम बोलेंगे इट इज फॉर द ट्रॉपिकल, जो कि इक्वेटर के पास में हमको मिलेगा, ऐसे अमेजोन बेसिन हो गया, सदर्न ईस्ट एशिया हो गया। देन कम्स द बोरियल, जहाँ पर जनरली कॉनिफर्स डोमिनेट करते हैं ना, टाइगा हम जिसको बोलते हैं, 27%, रशिया, कनाडा, ये सारी जगह पर। टेम्परेट रीजन हमने कहा तो यूरोप हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, इजंट इट, इट गिव्स यू 16% प्रोपोर्शन में है वो, और सब ट्रॉपिकल इज 11% स्टूडेंट्स। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका यहाँ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, जो कम होते जा रहा है ना, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा है ना, यही है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन स्पीशीज आ गई, आपको उसको मैच द पेयर करना है स्टूडेंट्स, कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। तो ये भी यदि हमने पढ़ा है देन ओनली यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन, और एल्स यू कैन स्किप देयर। आई थिंक 4 में से 2 वगैरह भी आपको अच्छे से आते हैं, तो मैच द पेयर में आप लोग चांस ले सकते हो विद द एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो स्टूडेंट्स। टीक की यदि मैं बात करूं, अब यहाँ देख के जो मेरे को दिख रहा है, सबसे पहले यदि मैं डी पे जाऊं, टीक की यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो टीक में क्या आना चाहिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न और वल्नरेबल। आई थिंक यहाँ पर लीस्ट कंसर्न कुछ भी नहीं होना चाहिए, यदि लीस्ट कंसर्न नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन में 3 देखो ये वाले में 3 नहीं है कहीं पर भी, तो ये बेसिस पे भी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, बट हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते हैं। टीक की बात करें तो टीक इज कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जनरली देखा जाता है, हैबिटेट लॉस इट इज देयर, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम इसको एंडेंजर्ड में कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या रहेगा, एनीवन, यानी बहुत ज्यादा रिस्क में जो है, तो जॉर्डन्स कर्सर, इफ आई एम सेइंग, यस, जॉर्डन्स कर्सर इज एक तरह का, ये एक बर्ड है, राइट, रात का नॉक्टर्नल बर्ड है स्टूडेंट्स, ईस्टर्न घाट जनरली में देखा जाता है इंडिया के, सो दिस इज डेफिनेटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यस, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यस, ये सारी चीजों के कारण इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा रिस्क पे है। तो ए का वन दिया है, डी का 2 भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद में इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट यस, क्या हम इसको वल्नरेबल लेंगे या फिर एंडेंजर्ड बोलेंगे, इट इज वल्नरेबल यानी हाई रिस्क ऑफ अगेन एक्सटिंक्शन देयर, क्रिटिकल यानी बहुत ज्यादा, यहाँ पर इट इज देयर, यहाँ पर भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इट इज देयर अगेन, यहाँ पर भी वही हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इजंट इट, तो इसके कारण ये वल्नरेबल में आ जाता है। और फिर इंडियन ड्वार्फ बनाना, इट इज अगेन विल कंसिडर इट एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज द 3 वाला आप हटा दोगे यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट, ओके, देखो ये भी बहुत सिंपल है, अ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वुल्फ शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ, let the carrying capacity K is equals to 200 and intrinsic rate of increase this 0.05, what is the maximum possible growth rate of a
पॉपुलेशन। dn बाई dt पूछा है स्टूडेंट्स, और लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है dn बाई dt इज इक्वल्स टू rn 1 माइनस n बाई के। यस और नो? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, गिवन है यहाँ पर के दे के रखा है, कैरिंग कैपेसिटी 200 है, आर दे के रखा है 0.05 है, एन नहीं पता है हमको, कि पता है? नहीं पता है, ठीक है, एन नहीं पता है, और dn बाई dt भी हमको निकालना है। तो पहले dn बाई dt निकालना है, तो मेरे को n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे लगाएंगे? यदि मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब पहुंचता है? जब आपका पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के हाफ पहुंच जाता है, राइट? इफ यू रिमेंबर दैट, तो हमको पता है n इज इक्वल्स टू k बाय 2। k दिया है हमारे पास, k कितना है? 200 बाई 2। तो n क्या हो जाएगा बेटा? n का वैल्यू आ गया 100। अब ये तीनों टर्म्स है, क्या करना है? इक्वेशन में, फॉर्मूले में आपको डालना है। सो dn बाई dt इज इक्वल्स टू r इज 0.05, n अभी हमने देखा कितना आया था, 100, 1 माइनस n बाय दैट इज 100, और k था 200, बराबर है। सो dn बाय dt, एक तो या तो आप लोग इसको भी ऐसा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.05 इंटू 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा, 2 डेसिमल के बाद आएगा, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे? 0.05 कि नहीं, कि इसको ऐसे ही रहने दे अभी? चलो इसको रहने दो, अभी रखना है तो। यदि नहीं, आप इसको सॉल्व भी डायरेक्टली कर सकते हो। अब या तो इसको वो एलसीएम वाला करके यहाँ से 200 माइनस 100 वगैरह करो, या डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसको आपने काट दिया तो 1/2 किया, तो दैट इज 0.5 हो जाएगा, राइट? तो दैट इज 0.05 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5 इज व्हाट? 0.5। अब करो इसको मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर आ जाता है आपका 2.5। यदि आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 से 25 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 जीरो आ जाएगा, डेसिमल 3 के बाद में आएंगे, तो आप जब डेसिमल निकालोगे तो 2.5 में चला जाए, ठीक है? तो आपका आंसर क्या आ गया? dn बाई dt का 2.5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, राइट? सिंपल था। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बट अगेन समझने वाला क्वेश्चन था, समझ गया तो दिस वाज इजी आल्सो। क्वेश्चन क्या है? सक्सेशन के ऊपर है थोड़ा सा। इन अ सक्सेशनल क्रोनो सीक्वेंस 30 to 400 ईयर्स की बात कर रहा है वो। ऑन अ सैंड ड्यून, एमोफिलिया ड्यून ग्रास डोमिनेट्स द यंगेस्ट ड्यून्स, द prairie bunch grass dominates at 60 followed by the pinus। यानी आपका एक स्टार्टिंग वाला हो गया, राइट? उसके बाद में हम बोलेंगे कि सीरल स्टेजेस एंड देन क्लाइमेक्स, यानी लेट सक्सेशनल स्पीशीज, अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज आप बोल सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सीड एडिशंस वर डन टू द स्टडी सीडलिंग इमर्जेंस ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन ऑल ड्यून्स, जो पैनल 1 में बताया है। इन एडिशन the effect of seed predation on seedling emergence was tested on panel 2. Following figure represents the result on the seed emergence। देखो पैनल 1 में ये जो 4 सीड्स दिए हमको, चारों स्पीशीज जो दिए, उसको यहाँ पर उसकी सक्सेशनल एज 30वें में, 60 में, 150 में, 400 में, राइट? उनका हमको यहाँ पर सीडलिंग इमर्जेंस बताया है, यानी वायबल सीड्स कितनी रहेगी, राइट? और पैनल 2 में हमको बताया है कि जो सीडलिंग इमर्जेंस के साथ साथ ये चारों इसका इजंट इट सीड प्रिडेशन के कारण और नो प्रिडेशन के कारण इमर्जेंस कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, व्हाट इज देयर, वो हमको पैनल 2 में बताया। अब हमको क्या देखना है? क्वेश्चन 1 पे इस स्लाइड में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। बेस्ड ऑन एन अबाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन।
Late successional species can establish on younger dunes but may be limited by seed dispersal. Seed predation reduces the establishment of late successional species on the younger dunes, right? Facilitation has a stronger influence than colonization or seed predation on successional changes. या फिर late successional species cannot establish on younger dunes because of the sandy substrate. हमको correct statements बताना है. अब बेटा यहाँ पर जो पाइनस वाले हैं लेटर स्टेजेस, दीज आर द लेट सक्सेशनल स्पीशीज. ठीक है, मैं इसमें से एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. लास्ट बोला है कि लेट सक्सेशनल स्पीशीज कैन नॉट एस्टैब्लिश ऑन यंगर ड्यून्स. नहीं एस्टैब्लिश हो रहे थे क्या? ये ड्यून्स है यहाँ पर 30, दिस आर द यंगर वन, इजंट इट? तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं ना, इट कैन एस्टैब्लिश देयर, इट कैन एस्टैब्लिश देयर, यस और नो? जर्मिनेट हो रहा है, तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. उसके बाद तीसरे में क्या बोला है उसने? फैसिलिटेशन है स्ट्रॉन्गर. फैसिलिटेशन मॉडल याद है सक्सेशन स्पीशीज का? एक स्पीशीज क्या करती है, दूसरी स्पीशीज को सीरियल स्टेजेस को हेल्प करती है, यानी कनेक्टेड हम बोलेंगे एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह का कुछ हमको क्वेश्चन में या फिर पैनल 1 पैनल 2 में हम जो देख रहे हैं, इट इज नॉट एनीथिंग गिवन लाइक दैट कि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है और दे आर हेल्पिंग द अदर वन आगे की स्टेज के लिए, isn't it? So C will also not be there. आ गया ना आंसर? तो आई थिंक सो C और D को क्रॉस करना है मेरे को. C गया, C गया, C गया यहाँ से, तो आंसर आ गया A and B इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब ये क्यों हो गया? देखो पहले में क्या बोला है, लेट सक्सेशनल स्पीशीज कैन एस्टैब्लिश ऑन यंगर ड्यून्स, वो दिख रहा है पैनल 1 में ही दिख रहा है, बट मे बी लिमिटेड बाय सीड डिस्पर्सन. एस्टैब्लिश हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? शायद से बिकॉज ऑफ द सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल के कारण हो सकता है कि वो लिमिटेड है वहां पर. ठीक है, सो दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, लेकिन नेचुरली डिस्पर्स हो रहा है सीड, यस, उसके कारण हम बोल सकते हैं कि वहां पर उसमें लिमिटेशन आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है. तो ए इज ट्रू. सीड प्रिडेशन यानी पैनल 2 आ गया. Reduces the establishment of late successional species on younger dunes. देखो बच्चों, यंगर ड्यून्स की यदि हम बात करें तो वहां पर वो बोल रहा है कि लेट सक्सेशनल स्पीशीज में पाइलस की बात हो गई. ये दोनों, यदि मैं ये दोनों का आप देखो, और सीड इमरजेंस में यहाँ देखो सीड प्रिडेशन हो रहा है यहाँ पर, इट इज देयर, एम आई राइट? तो दिस कुड बी ऑल्सो करेक्ट कि पैनल 2 आपको बता रहा है कि ये अफेक्ट कर रहा है, दिस इज द अफेक्ट ऑफ द सीड प्रिडेशन, यानी एनिमल्स जो सीड ईट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इट इज रिड्यूसिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर लेट सक्सेशनल स्पीशीज या फिर लेट स्टेजेस, राइट? तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होता है. तो ए और बी इसीलिए आपका सही हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज एक्चुअली इजी. बायोकेमिस्ट्री वाला बिग फंडा आप लगा लोगे यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाता है. द फॉलोइंग फिगर शोज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट लिटर कॉन्स्टिट्यूट्स. आपको ये ए दिया, आई थिंक आपको दिख रहा है यहाँ से, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट? परसेंटेज ऑफ वेट रिमेनिंग, और ये है ईयर्स, राइट? ये ने 0 ईयर्स में या फिर आप ये देखोगे तो ये 100% है. उसके बाद में जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहा है ये क्या होते जा रहा है? इट इज कमिंग डाउन, एम आई राइट? तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट डिकम्पोजिशन का आपको करेक्ट हम बोल सकते हैं कि आपको बताना है ABCD में से क्या होगा. तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे को ऑप्शन में देखो एक लिग्निन है, एक फिनॉल है, एक शुगर है और एक सेल्यूलोज है. चारों में आप देखो ऑर्डर आगे पीछे, बट ये 4 ही है. इसमें से मेरा ध्यान सबसे पहले जाएगा शुगर पे. शुगर, सिंपल शुगर स्टूडेंट्स बहुत इजीली और बहुत फास्ट डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये शुगर को जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं टू गेट द एनर्जी.
राइट। तो इसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। यस और नो, राइट। उसके तो बाद तो फिर इन्हें डी कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर देखो यहाँ डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो गया, ये 100 से एकदम बचा हुआ यहाँ पर ये आ गया नीचे में 1 ईयर में। तो दिस कुड बी, डी कुड बी व्हाट, डी कुड बी शुगर। डी शुगर यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया है। उसके बाद में शुगर के बाद क्या आना चाहिए, एक और कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपका सेल्यूलोज है, राइट। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, बट यस शुगर से ज्यादा टफ है टू ब्रेक। तो शुगर पहले ब्रेक हो सकता हो जाएगा, बट उसके बाद में होने वाला आपका सेल्यूलोज ही होगा। क्यों? क्योंकि लिग्निन और फिनॉल जो है, इसमें लिग्निन तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एरोमेटिक पॉलीमर है स्टूडेंट्स, राइट। क्लॉक क्रॉस लिंकिंग देखी जाती है स्ट्रक्चर में, सो डेफिनेटली इट वुड बी रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। फिनॉल्स की यदि हम बात करें तो ये भी जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है केमिकली, और इसमें भी क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। फिनॉलिक एलिमेंट्स, यस। लिग्निन्स, आपने यदि इफ यू रिमेंबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब हम प्लांट्स में देखते हैं, तो ये सारे के पास में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो जल्दी से माइक्रोब्स इस पे एक्ट नहीं कर सकते, तो इनको डिकम्पोज होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो डी और सी, आप सेल्यूलोज आपका सी आ गया, सी यहाँ पर सेल्यूलोज इधर है, यहाँ पर लिग्निन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, ए आपका फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल में बहुत ज्यादा वी कैन से केमिकल स्टेबिलिटी है, तो इट विल नॉट डिकम्पोज फास्ट। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है? Okay, I hope you all are understanding, students. Next one. The next question is the table below presents the energy transfer value for various activities exhibited by three herbivores inhabiting a grassland with a NPP of 10,000 kg per meter square area. Which of the following option is not correct? बोला है, very good. Not correct बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेकिन अपने को ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या दिया है ऑप्शंस यहाँ पर। तो ऑप्शंस है हाईएस्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, कंजम्पशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो कंजम्पशन एफिशिएंसी और एसिमिलेशन एफिशिएंसी हमको पहले निकालनी पड़ेगी तीनों की, ए बी सी की, एंड देन आई थिंक यू कैन गिव द आंसर। तो क्या है बेटा, आप कंजम्पशन एफिशिएंसी और एसिमिलेशन एफिशिएंसी डायरेक्टली फॉर्मूला यदि मैं बताऊं तो कंज्यूम कितना किया है, कंज्यूम कितना किया है, तो दैट इज इंजेशन, यानी आपने कितना इंजेस्ट किया है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस, और उसको 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमको। एसिमिलेट कितना हुआ, यानी जो आपने इंजेस्ट किया लेकिन वो एसिमिलेट कितना हुआ, तो वहां पर आ जाएगा इंजेशन माइनस इजेशन, यानी आपने वो पूरी आपका एब्जॉर्ब नॉर्मली कितना हो रहा है, इजेस्ट वाला आपको निकाल देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इंजेशन, ठीक है। इंजेशन है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय अगेन परसेंट है, इसीलिए 100। अब ये निकाल लो स्टूडेंट्स, आपको ए बी सी तीनों का निकालना है। तो पहले चलो कंजम्पशन निकाल लेते हैं तीनों का, ठीक है। मैंने स्लाइड्स छोड़ी है, एक है, चलो पहले कंजम्पशन एनर्जी निकाल लेते हैं, ए की, बी की और सी की। इट इज इंजेशन अपॉन एनपीपी। तो इंजेशन कितना है, 4,000, 6,000, 8,000 और एनपीपी है 10,000। चलो 4,000, राइट, फिर क्या था, 6,000 था ना दूसरा, और सी वाला कितना था, भूल गई, 8,000 अपॉन कितना है, डिवाइडेड बाय व्हाट यू हैव टू टेक, एनपीपी। एनपीपी था आपका 10,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, एक दो, एक दो,
1 2 1 2 आ गया ये 40%, यहाँ से भी ये 4 60%, 1 2 3 4 80%। ठीक है, तो कंजम्पशन एनर्जी आ गई हमारी एबीसी की। अभी एसिमिलेशन एनर्जी निकालते हैं। तो एसिमिलेशन एनर्जी में इंजेक्शन माइनस इजेशन, तो इंजेक्शन तो यहाँ दिया है, इजेशन कितना है एक बार देख लेते हैं, 2000 3000 और 6000। तो चलो 4000 माइनस 2000 अपॉन इंजेक्शन ही लेना है हमको, है ना। तो क्या आ जाएगा वो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैन यू इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग। तो आ जाएगा 2000 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 50। तो ए की सी ए कितनी आ गई 50%, राइट। बी की यदि हम बात करें तो देखो 6000 माइनस कितना था 3000। तो 6000 माइनस 3000 करेंगे स्टूडेंट्स अपॉन 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी हो जाएगा 3000 अपॉन 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 2 जा 2 को 10 से करेंगे तो अगेन व्हाट इज देयर बी का भी कितना आएगा 50%। सी की बात करें हम लोग तो सी में था मेरा 8000 माइनस व्हाट वाज दैट 4000 था, इजंट इट, अपॉन 6000। एक बार देख लेने दो, 8000 माइनस 6000 है, सॉरी 6000 है, यस। और यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बच रहा है 2000 अपॉन 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 4 जा 8, 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25%। तो एसिमिलेशन एनर्जी इसकी 25 है, इसकी 50 है और इसकी भी 50 है। और कंजम्पशन एनर्जी 40 है, 60 है और 80 है। तो कंजम्पशन एनर्जी सी की ज्यादा है, एसिमिलेशन एनर्जी ए और बी की ज्यादा है। तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, सी हैज द हाईएस्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी बट लोवेस्ट एसिमिलेशन एफिशिएंसी। कौन सा नॉट करेक्ट है बताना है। हाईएस्ट है यस और लोएस्ट है, तो ये तो सही है, मेरे को गलत वाला बताना है। बी एस हाईएस्ट कंजम, अब सी के पास में बेटा हाईएस्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी है तो बी के पास कैसे होगी, राइट। बी की तो 60 है, तो आ गया ना यहीं पे आंसर कि आपका कौन सा आंसर गलत है, आपका ऑप्शन 2 गलत है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 देयर। ए एंड बी हैव हाईएस्ट एसिमिलेशन, यस दोनों के एसिमिलेशन ज्यादा है 50%। और ए हैज लोएस्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी, ए की कंजम्पशन एफिशिएंसी कितनी थी, आई थिंक 40% है। तो ए के पास लोएस्ट है, तो ये भी सही है ना 40, हाँ ये लोएस्ट है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा था, गलत स्टेटमेंट था ऑप्शन बी, और वही हमारा सही आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया, फॉर्मूला लर्न हो गया। इस तरह के ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगेन ये भी एसिमिलेशन एफिशिएंसी का ही है, विच इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ इंजेस्टेड एनर्जी दैट इज एसिमिलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। Which of the following gut architectures has lowest assimilation efficiency? एसिमिलेट करना, यस किसकी सबसे कम एसिमिलेशन एनर्जी होगी, यानी जिसमें हम बोल सकते हैं कि फूड इंजेस्ट करने के बाद में जहां पर एनर्जी कम डेवलप होगी, है ना, दैट विल बी द लोएस्ट एसिमिलेशन एफिशिएंसी। पहला बोला है मोनोगैस्ट्रिक गट विद एसिड एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन फूड। मोनोगैस्ट्रिक गट यानी जस्ट लाइक अस, हमारा मोनोगैस्ट्रिक गट हम बोलेंगे। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ओनली, तो हम तो हाई क्वालिटी ऑफ फूड खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो एफिशिएंसी हमारी लोवेस्ट तो शायद से नहीं होगी, राइट। एक बार हम लोग दूसरे भी देख लेंगे। ruminant gut that facilitates regurgitation and chewing of cud.
रूमिनेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, काउ शीप, इनके पास रूमेन होता है जहां पर फूड का डाइजेशन हो जाता है, राइट, इनको हम फोरगट फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन कहाँ हो जाता है, रूमेन में हो जाता है। रूमेन तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पहले आता है, तो वहीं पर हो जाता है। तो एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, राइट, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगता है। इट इज बिकॉज इट इज अगेन बिफोर द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने के कारण एनर्जी हम बोलेंगे कि इसमें इट इज गुड एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि इसको मिल सकती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा है एवियन गट विथ मैकेनिकल ग्राइंडिंग इन गिजार्ड। गिजार्ड में मैकेनिकली जो ग्राइंड होता है यहाँ पर, जिसके कारण क्या होता है, ग्राइंडिंग के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर द फूड, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन भी बढ़ जाता है उनके ऊपर। तो एंजाइम ज्यादा एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, राइट। तो एफिशिएंसी यहाँ पर भी ज्यादा होनी चाहिए। चौथा है सीकल या फिर हाइंड गट फर्मेंटेशन। हाइंड गट फर्मेंटेशन यानी स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, राइट। तो हाइंड गट फर्मेंटर्स यानी जेब्रा हो गया, हॉर्स हो गया, है ना, इनमें जो फर्मेंटेशन होता है ये सीकम में होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जनरली जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह होना है वो स्मॉल में हो जाता है। लार्ज में वी नो दैट very minimum absorption takes place there, isn't it? तो fermentation यहाँ पर होता है, तो efficiently ये लोग absorb नहीं कर सकते हैं the proteins, right? the microbial proteins को properly absorb नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, इसीलिए जो energy होती है जनरली कहाँ पर, पीसेस में ही लॉस्ट हो जाती है। तो assimilation efficiency hind gut fermentation जो होते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं, इनमें लोवेस्ट होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। हाईएस्ट हम यहाँ पर ले सकते थे एक्चुअली रुमिनेंट में, बट हमको लोएस्ट बोला, isn't it? Now moving for the next question. This is also very good and very simple question, I think so. The table below gives the life history characteristics of endangered grassland birds. Again, assume that the species follows logistic growth model. Calculate the population growth rate for both the population. Simple है again, logistic growth. अभी हमने किया था dn by dt is equals to rn 1 minus k by n. क्या दिया है, n दिया है, k दिया है, बर्थ और डेथ दिया है, r नहीं दिया है। लेकिन मेरे को पता है मैं r निकाल सकती हूँ, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यस और नो। रेट नहीं दिया, बर्थ दिया है, तो रेट तो हम निकाल सकते हैं ना। बर्थ रेट वुड बी बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इजंट इट? तो यदि मैं इसी को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, पहले राजस्थान और फिर महाराष्ट्र करते। सो dn by dt और राजस्थान यदि हम बात कर रहे हैं तो आर निकालना है पहले स्टूडेंट्स। तो बर्थ है 42 और 6, ठीक है, और ये है 120। सो 42 अपॉन 6, सॉरी 42 अपॉन 120 माइनस 6 अपॉन 120 बराबर है, ये बर्थ रेट मैं बी माइनस डी लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय एन। एन कितना है, 120 इंटू 1 माइनस 120 अपॉन 240 बराबर है, ये आपका 240 है यहाँ पर। अब सॉल्व करो इसको, तो 42 माइनस 6 यदि हम करेंगे तो इट वुड बी 36 अपॉन 120 इंटू 120, ये तो कट जाएगा ऐसे ही, इंटू 1 माइनस 120 यानी 12 2 सा 24 होता है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा 0.5, दैट इज 1 माइनस 0.5। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यस 1 माइनस 0.5 इज 0.5। तो 36 इंटू 5, 6 5 जा 30, 15 18 और पॉइंट आया, तो ये 180 में से क्या हो जाएगा, dn by dt फॉर राजस्थान इज 18। अब dn by dt फॉर महाराष्ट्र करेंगे,
396,6,375 396 महाराष्ट्र का dn by dt r अगेन 90 था और 6 था ना अपॉन 300 माइनस 6 अपॉन 300 into 300 1 minus 300 upon 375 था right yes 90 minus 6 का तो this is nothing but sorry 96 था एक मिनट let me check yes 96 है right हाँ तो 96 minus 6 यानी 90 upon 300 multiply by 300 और 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 375 आप करोगे तो 0.8 आता है ये कट जाएगा सो 90 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.8 इज 0.2 9 2 जा 18 स्टूडेंट जीरो लगेगा एक डेसिमल है अगेन तो 18.0 हो जाएगा तो दोनों का dn by dt कितना आ रहा है 18 आ रहा है राइट तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में देखो बोथ पॉपुलेशन आर ग्रोइंग यहाँ पर डिक्लाइनिंग ग्रोइंग डिक्लाइनिंग अब बताओ मेरे को ग्रोइंग आएगा कि डिक्लाइन आएगा तो पॉपुलेशन आर ग्रोइंग क्योंकि दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव में है 18 आ रहा है प्लस में है इजंट इट तो प्लस में है तो पॉपुलेशन कैसी है ग्रोइंग है तो डिक्लाइन वाली को क्रॉस कर दो अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है 18 तो इज इक्वल्स टू वाला ही आएगा सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन got it students moving for the next one चलो 2 मिनट में पानी पी लो पढ़ो क्वेश्चन समझ रहा है क्या okay in a systematic ecological survey of lepidopterans in a moist deciduous forest a total of 197 species were recorded with 6814 individuals the relative abundance data are presented below ना 6814 इंडिविजुअल्स है उनमें स्पीशीज कितनी है वो 197 स्पीशीज है अब हमको डेटा में क्या दिया है नंबर ऑफ स्पीशीज है ये और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटेड इन अ सैंपल यानी एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीशीज एक स्पीशीज में कितने इंडिविजुअल्स है वो बता रहा है और यहाँ पर y में आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज ठीक है जैसे यदि मैं यहाँ बात करूं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट इन द सैंपल यानी ये समझना जरूरी था कि क्या बता नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज ठीक है तो कीपिंग द अबव पैटर्न इन माइंड विच वन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट डायरेक्टली हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि पहले हिस्टोग्राम को समझ लेते देखो यहाँ पर हमको बता रहा है एक्चुअली यदि मैं इसको देखूंगी तो जब नंबर ऑफ ये एक इंडिविजुअल जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीशीज तो ना वो एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ स्पीशीज वी कैन इट इज नियरली 40 या फिर 38 ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैन वी से दैट इजंट इट तो ये हिस्टोग्राम में हमको क्या बता रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज yes which is there but it have few number of individuals number of species nearly 40 but individuals 1 फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दो भी हम गिन रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ स्पीशीज अगेन अबाउट 20 3 4 5 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ स्पीशीज 12 15 है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे जैसे बढ़ रहा है जैसे यहाँ पर 30 है या 35 है तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रही है कम होते जा रही है यस और नो वो समझ में आ रहा है अभी आपको यहाँ पर राइट तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज बढ़ रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम आते हैं कि इस ऑप्शंस में क्या दिया है मोस्ट स्पीशीज आर कॉमन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कॉमन स्पीशीज दिख रही है क्या हमको यहाँ पर नो वी कैन नॉट से दैट मोस्ट स्पीशीज आर कॉमन नो isn't it then most species are rare and few species are common represented by large
अच्छा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो लार्ज है ना, देर आर सो मेनी, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी देयर, वी कौन इतने इंडिविजुअल्स है, isn't it? तो मोस्ट स्पीशीज आर रेयर एंड फ्यू स्पीशीज आर कॉमन, कैन वी से दिस? यस कि नहीं? तीसरा देख लो, मोस्ट स्पीशीज आर कॉमन अगेन एंड फ्यू स्पीशीज आर रेयर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल, तो नहीं है, लार्ज इंडिविजुअल है। कॉमन एंड रेयर स्पीशीज आर इवनली प्रेजेंट, इवनली तो आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कुछ स्पीशीज है विच आर अगेन वी कैन से रेयर है, कुछ स्पीशीज है विच आर वेरी मच कॉमन देयर, राइट? एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इसको जनरली फिगर से, हिस्टोग्राम से ही आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। स्ट्रेस डिस्टरबेंस, इफ यू रिमेंबर, ये वाला क्वेश्चन हमको दिखा रहा है ग्रिम्स मॉडल, या फिर हम जिसको CSR ट्रायंगल भी बोलते हैं, है ना? कंपटीशन, स्ट्रेस टॉलरेंस, तीसरा रूडरल स्पीशीज जो हम बोलते हैं, isn't it? That is nothing but this. ये जो स्ट्रेस डिस्टरबेंस दिख रहा है उसी से समझ में आ रहा है। मोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स फेस टू ब्रॉड चैलेंजेस दैट अफेक्ट देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी सक्सेस। One major challenge, that is stress, includes shortage of resource, or second major challenge, that is disturbance, includes like grazing, disease हो रहा, storm आ गया, erosion हो गया, isn't it? The outcomes of the gross tabulation can be seen as fundamental life history strategies based on an above information. Which of the following statement is correct? देखो, ये इसके हिसाब से ये हमको दिख रहा है, तो चार आई कैन से कैटेगरी दिख रही है, 1 2 3 4। कैटेगरी 1 में मैं ले सकती हूँ, क्या दिखा रहा है? स्ट्रेस लो है और डिस्टरबेंस भी लो है, लो स्ट्रेस, लो डिस्टरबेंस, एम आई राइट? ये आपको कैटेगरी 1 दिखा रहा है। कैटेगरी 2 क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस लो बट डिस्टरबेंस हाई, लो स्ट्रेस हाई डिस्टरबेंस। कैटेगरी 3 दिखा रहा है हाई स्ट्रेस लो डिस्टरबेंस। और 4 दिखा रहा है दोनों हाई, राइट? इफ यू रिमेंबर द ग्रीम्स मॉडल या फिर ग्रीम्स ट्रायंगल, राइट? यहाँ पर हमको 3 तरह की स्ट्रैटेजी या 3 तरह की स्पीशीज हम देखते हैं, वी कैन से नॉट स्पीशीज बट इसको हम उसी तरह से कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजीज। एक रहेगी कॉम्पिटिटिव, एक रहेगी स्ट्रेस टॉलरेंट, और तीसरी रहती है रूडरल्स, एम आई राइट? तो ये डिस्टरबेंस देखो, लो से हाई, स्ट्रेस लो से हाई। तो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज जो रहेगी वहां पर हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्पिटिटिव स्पीशीज में स्ट्रेस लेवल भी लो रहेगा और डिस्टरबेंस भी लो रहता है। रूडरल स्पीशीज में डिस्टरबेंस हाई रहता है, स्ट्रेस इज लो, एंड स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज में स्ट्रेस विल बी हाई एंड डिस्टरबेंस, व्हाट वी कैन से फॉर द डिस्टरबेंस आल्सो, डिस्टरबेंस लो रहेगा, am I right? Stress is high but yes disturbance is low, ये आप देख सकते हो ऐसा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से यदि ये भी आपको याद रहता है, इस तरह से ये याद है यदि, तो क्या हम इसको ले सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा? लो स्ट्रेस लो डिस्टरबेंस, राइट? तो ये सी आ गया। ये कॉम्पिटिटिव वाला हो जाएगा। लो स्ट्रेस हाई डिस्टरबेंस कहाँ देखने को मिलता है? रूडरल स्पीशीज में। हाई स्ट्रेस लो डिस्टरबेंस स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज में।
हाई स्ट्रेस एंड हाई डिस्टर्बेंस जनरली वी कैन नॉट से वो वायबल ही नहीं रहेगा यहाँ पर। यदि दोनों सारी चीजें अच्छी रहेगी तो सर्वाइव होना यहाँ पर नहीं आएगा। तो यदि मैं CSR ट्रायंगल देखो तो ये 3 कंडीशन मेरे को CSR की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। आई थिंक इतना समझ में आ गया सभी को। ऑप्शन में क्या बोला है, कंडीशन ऑफ लो स्ट्रेस एंड लो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, यानी कॉम्पिटिटिव वाला। Result in a strategy that aims to maximize competitiveness. Okay, good, right? And result in plants with small biomass, rapid reproduction, and are short-lived. कॉम्पिटिटर्स जो रहेंगे स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो यूज करते तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा रहेगा, राइट? ये हाई स्ट्रेस में भी सरवाइव कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस इनको कम होना डेफिनेटली, ऐसा रहेगा क्या? तो ये ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यस, तो बायोमास यहाँ पर जो बोल रहा है कि स्मॉल बायोमास होगा, क्या ये सही रहेगा क्या? नहीं, बायोमास इट वुड बी लार्ज, ग्रोथ डेफिनेटली जल्दी होगी रिसोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण, बट स्मॉल बायोमास यू कैन नॉट गो विद दैट इफ देयर इज लो स्ट्रेस एंड लो डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट वाला राइट नहीं आए। दूसरा वाला जो है आपका कंडीशन ऑफ हाई स्ट्रेस एंड लो डिस्टर्बेंस, हाई स्ट्रेस एंड लो डिस्टर्बेंस की यदि मैं बात कर रही हूं, ये ना आपका कौन सा हो गया, स्ट्रेस टॉलरेंट ना, हाई स्ट्रेस आर स्लो ग्रोइंग, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, स्लो ग्रोइंग, अटेनिंग लो टू मीडियम बायोमास, लो रिप्रोडक्टिव आउटपुट एंड आर लॉन्ग लिव्ड। कैन यू से दैट दिस इज ट्रू फॉर देम? स्ट्रेस टॉलरेंस स्टूडेंट्स, यस, ये ऐसे टॉलरेट जो ऐसे कंडीशन पे रहते हैं डेफिनेटली जहां पर ज्यादा स्ट्रेस रहता है, राइट? ये नहीं समझ लो कि रिसोर्स लिमिटेड है, हार्श कंडीशन है, इजंट इट? एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, न्यूट्रिएंट लेवल बहुत कम है, ऐसे तो ये प्लांट्स इसीलिए स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्टिव आउटपुट भी स्लो ही रहता है इनका, राइट? बायोमास भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लो टू मीडियम ही रहेगा, लेकिन दे विल बी लॉन्ग लिव्ड बिकॉज दे आर स्ट्रेस टॉलरेटर्स, टॉलरेट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे बट लंबा चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। थर्ड वाला देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ लो स्ट्रेस एंड हाई डिस्टर्बेंस। लो स्ट्रेस हाई डिस्टर्बेंस, ये ना दैट विल बी वी कैन से ruderal species in plants that are robust in terms of biomass with low growth rates and slow reproduction. Ruderals में low stress होता है स्टूडेंट्स, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, तो अगेन स्मॉल रहेंगे, लेकिन हाँ फास्ट ग्रोइंग, ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है, बट दे आर अगेन शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाई डिस्टर्बेंस देयर, और रिप्रोडक्टिव आउटपुट भी ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या दिया उसने, आई थिंक सो हमको low growth rates and slow reproduction and the robust in term of biomass. Can you say this is true? नहीं, रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर क्या होता है, स्लो नहीं होता है, फास्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। कंडीशन ऑफ हाई स्ट्रेस एंड हाई डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने कहा, वो तो आपका जनरली हम उसको वायबल ही नहीं बोलते हैं। ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा तो इट कुड रैपिडली ग्रो high reproductive? No, definitely not, isn't it? So आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। एक्चुअली ये 3 स्टेटमेंट ही आपको ये तीनों ग्रिम्स मॉडल की कंडीशंस दे रही है, 3 स्ट्रैटेजीज दे रही है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो गुड वन। की कंसेप्ट में हमेशा जब भी इकोलॉजी पढ़ते तो आई ऑलवेज से कि ग्रिम्स मॉडल इट कुड बी देयर, और देखो आपकी वहां से क्वेश्चन इसके पहले भी आए हुए हैं, बीच में फिर नहीं थे, अभी वापस से आ रहे, तो हो गया, हो सकता है ये कंसेप्ट से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सो जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट स्टूडेंट्स वंस अगेन इसको प्रॉपरली। तो आई थिंक आज जो हमने क्वेश्चंस किए दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। जो कंसेप्ट हमने पढ़े, जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ के न्यूमेरिकल्स किए, दैट वाज वेरी इजी। एसिमिलेशन रेट, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, कंजम्पशन एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसीज हो गए, पिरामिड्स हो गए, राइट?
तो ये सारे कंसेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। कुछ तो आपके नॉर्मल जो हम लोग देखते स्पीशीज और डेंजर्ड क्रिटिकली, दीज आर वेरी कॉमन, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। यदि आपने इसको पढ़ा है तो रिवाइज बिल्कुल कर लेना चाहिए, नहीं किया इसको स्किप कर रहे हो तो लेट इट बी, अभी वापस से नया शुरू नहीं करना, राइट। तो इस तरह के जो कुछ कुछ कंसेप्ट है, हमको पता है कि जहां से आने के पूरे चांसेस है, तो जस्ट गो एंड रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। सो आई होप द क्लास इज गोइंग टू यूजफुल फॉर यू, राइट। तो यहीं पर हम आज रुकते हैं। अभी कुछ एंडोक्राइनोलॉजी के भी मैंने कुछ क्लासेस, थेरी क्लासेस डाल रही हूँ, जहाँ पर हम हॉर्मोन्स, राइट, को पॉइंटर्स के रूप में या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसके आपको बता रही हूँ एज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन। तो जस्ट सी दैट क्लासेस ऑल्सो, राइट। और मैंने वहां पर भी बोला है कि वो सारे सिर्फ ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है। इट इज फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी, हॉर्मोन्स आपको जुओलॉजी वाले बच्चों को कहीं पर भी काम में आने वाले हैं। आप यदि यूजी पीजी लेवल की एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल होने वाली है क्लासेस। सो डू अटेंड दैट ऑल क्लासेस। ये सारी सीरीज तो आप बिल्कुल देखते ही रहो। और जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो ना कि बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग द थिंग्स, जस्ट डू लाइक द सेशंस। एनी डाउट, कुछ कमेंट्स देना चाहते हो तो आप लोगों को सजेशंस देना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो गिव देयर, या फिर आप ग्रुप्स में भी सजेशन दे सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, राइट। सी यू सून, बाय बाय स्टूडेंट्स।